हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो चलिए ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप हमसे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 1 जनवरी तक आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और आपको रेलेवेंट डिस्काउंट्स जो हैं मिल जाएंगे सभी कोर्सेज पे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हुए मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस कीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि कॉन्सेप्ट का कौन सा पार्ट फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। तो स्कोर करना जितना इंपॉर्टेंट है इन दिस सेशन, उतना ही कॉन्सेप्ट को सीखना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूज में रहा है फ्यूजीवारा इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है और मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि बेसिकली क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल माना जाता है। तो पूरा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन इन दीज 2 सिनेरियोस। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है आपका बोरियल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ। आप जो साइबेरियन क्लाइमेट पढ़ते हैं, टेगा क्लाइमेट पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। चौथा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको ये चारों चीजें पता है तो क्या आप कह सकते हैं ये सभी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का पार्ट मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आप देखें कि ड्यूरनल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे क्वेश्चन है, तो कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूं। पहला क्वेश्चन अबाउट फ्यूजीवारा इफेक्ट। नाउ इट हैज बीन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद। नाउ अगर आपने न्यूज में देखा है तो आपने देखा होगा दैट इट इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये जो है फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि फ्यूजीवारा इफेक्ट होता क्या है। तो यहां पे बेसिकली 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जिनका इंटरेक्शन होता है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, साइक्लोन्स के अराउंड हमेशा ही, हम साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स हमेशा लो प्रेशर जोन्स होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है आपने कि लो प्रेशर जोन्स हमेशा साइक्लोनिक कंडीशंस बनाते हैं, राइट। और ध्यान रखना हाई प्रेशर जोन्स हमेशा ही एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनाते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। सो बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि लो प्रेशर जोन्स पे हवा हमेशा कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज क्यों हो रही है, वहां पे इकट्ठी क्यों हो रही है? बिकॉज हवा की टेंडेंसी है जी, हवा ने हाई प्रेशर टू लो के पास आना है। तो हर हाई प्रेशर से हवा कहां कन्वर्ज करती है? लो प्रेशर पे कन्वर्ज करती है। तो लो प्रेशर जोन्स पे हम कहते हैं कि हमेशा साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हाई प्रेशर पे बनती हैं। और हाई प्रेशर पे क्या होगा? हवा ने तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, तो हाई प्रेशर पे हवा की टेंडेंसी क्या होगी? हम तो जी लो प्रेशर की तरफ चले जाएं। तो हाई प्रेशर पे हमेशा कंडीशंस क्या होंगी? डाइवर्जिंग होंगी। अब मैंने ये आपको क्यों बताया है, एग्जाम में रादर देन सेइंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ये भी आ सकता है, क्योंकि जो आपकी साइक्लोनिक कंडीशंस है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस हैं, वो हमेशा लो प्रेशर के पास होती हैं। तो ये भी आ सकता है कि ये 2 लो प्रेशर्स के इंटरैक्शन की बात जहां होगी उसे फ्यूजीवारा इफेक्ट कहेंगे। पर अब आप कहेंगे हर लो प्रेशर होता है? नहीं, 2 लो प्रेशर जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस? पहली, ये सेम टाइम पे होने चाहिए, सेम ओशन में होने चाहिए। इनकी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की आइज है 2 रीजन्स के, उनका भी जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, प्लस इंटेंसिटी कितनी दी होनी चाहिए उसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो ये जो 2 लो प्रेशर जोन्स है, इनका जो इंटरैक्शन है, इफ दे सैटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस, वो क्या कहलाता है? फ्यूजीवारा इफेक्ट कहलाता है। तो दिस इज व्हाट यू सपोज टू नो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि अगर डेफिनेशन भी दे दी जाए तो भी आपको पता होनी चाहिए। जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि इसके बाद क्या होगा, वैसे तो आपसे नहीं पूछेगा, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं ना। मैंने 5 कंडीशंस भी आपको यहां पर दी हैं, पर आप बस समझ लीजिए कि कंडीशंस आपसे कोई नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो 2 लो प्रेशर्स हैं, तो मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो है कंप्लीट मर्जर होके 2 लो प्रेशर्स एक बहुत बड़ा स्टॉर्म बना दे। इसी तरह से कुछ और इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 लो प्रेशर मिले, हो सकता है इनका इंटरैक्शन ऐसा हो कि इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 में से जो स्मॉलर पार्ट है दैट कैन बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर में मिल जाए। अब कैसे हो रहे हैं ये 5 कंडीशंस, इन पे जो है ये इफेक्ट कोई बात नहीं करता। ये वो इंटरैक्शंस हैं जो ओवर द इयर्स नोटिस की गई हैं।
ठीक है। तो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सिनारियोज क्या हो सकते हैं। आपके लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो किससे जुड़ा हुआ है, एक इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be considered as an example of temperature inversion? अब दो एग्जाम्पल्स दिए, फ्रंटल इन्वर्जन एंड सबसिडेंस इन्वर्जन। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और आपका करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट है। अब ना मैं आपको क्विकली समझाती हूं कि क्या लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए था। अब देखो बेसिकली होता क्या है दुनिया में, जब हम अर्थ की बात करते हैं, सन से हमें जो है इंसुलेशन आ रही है। सन की इंसुलेशन जो है अर्थ की जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और रात में क्या होता है कि यही जो एब्जॉर्ब्ड इंसुलेशन थी इसको जो है रेडिएट बैक किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है इस रेडिएशन का नाम है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नाउ ऑफ कोर्स इंसुलेशन है, हीटेड रेडिएशन है, वार्म होगी। तो होता क्या है, अर्थ की सरफेस पे आपको क्या मिलती है, वार्म एयर मिलती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जो एल्टीट्यूड है उस पर नॉर्मल लैप्स रेट लगता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हर कुछ किलोमीटर बाद टेम्परेचर जो है घटता है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, बिकॉज ऊपर एल्टीट्यूड पे जाते जाते टेम्परेचर घटता है तो ऊपर वाली एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन क्या है कि सरफेस के पास वार्म एयर होगी, सरफेस के पास वार्म एयर होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एयर कोल्ड हो जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है, जब सरफेस के बाद पास रादर देन वार्म एयर कोल्ड एयर आ जाती है। तो ये हमेशा नहीं होता, आप पढ़ते भी हो, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पढ़ते हो जिनकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, टू सी, मान लो यहां पे आपको कंडीशंस भी नहीं पता, नाउ यू हैव टू सी कि क्या ये जो दो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस में कोल्ड एयर जो है सरफेस के पास बन रही है या नहीं। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि आपकी वार्म एयर कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है और कोल्ड एयर जो है उसके पास आ रही है, राइट। दिस इज योर शुरुआत ऑफ द कोल्ड फ्रंट। अब होता क्या है, जब भी कोल्ड एयर वार्म एयर के पास जाएगी, आपको पता है कि कोल्ड एयर तो डेंसर बहुत है, तो कोल्ड एयर क्योंकि डेंसर है वार्म एयर से, कोल्ड एयर वार्म एयर को धक्का दे देती है और कोल्ड एयर जो है वार्म एयर की जगह लेनी शुरू कर देती है, और वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर ध्यान सुनना, अगर पहले यहां पे सरफेस के पास वार्म एयर थी, नाउ दैट वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर के ऊपर ऊपर जो है वार्म एयर चलने लग जाएगी। तो अब सरफेस पे क्या है आपकी कोल्ड एयर। क्यों आ गई यहां पे कोल्ड एयर, बिकॉज जब भी कोल्ड फ्रंट बना कुछ समय के लिए कोल्ड एयर ने रिप्लेस कर दिया वार्म एयर को। इजंट दैट व्हाट वाज रिक्वायर्ड कि सरफेस के पास आपकी कोल्ड एयर हो। तो यस, कोल्ड फ्रंट वाला इन्वर्जन जो है टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जा सकता है। नॉट ओनली दिस, जो आपका सबसिस्टेंस इन्वर्जन है वो क्या होता है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं आपकी ये हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट पता है क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एयर जो है सबसाइड हो रही है, एयर जो है डिसेंड हो रही है। हाई प्रेशर पे एयर बीइंग डेंसर, राइट, हमेशा डिसेंड करती है। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है, क्योंकि एयर जो है डिसेंड कर रही है। अब देखो ऊपर से एयर नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। अब और आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर घटता है, यानी व्हेन डिसेंडेड एयर, व्हेन एयर इज डिसेंडिंग, तो एक कोल्ड एयर डिसेंड हो रही है आपकी। तो बेसिकली जब कोल्ड एयर डिसेंड होगी तो कुछ समय के लिए डिसेंड होने से क्या होगा, आपकी लोअर लेयर्स में क्या हो जाएगी, वो कोल्ड एयर आके इकट्ठी हो जाएगी। इतना हाई प्रेशर है कि वो डिसेंडिंग सबसाइड होती हुई कोल्ड एयर वुड गेट इकट्ठी एट द सरफेस, और क्या होगा, अगेन आपके सरफेस पे कोल्ड एयर आ जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, सबसिडेंस इन्वर्जन। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, फ्रंटल इन्वर्जन जहां बोलोगे, और सबसिडेंस के लिए आपकी जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, याद रहेगा।
चलो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको सही चीज सोचनी जरूरी है। यहां पे आप ये नहीं सोचोगे कि एक्चुअल कंडीशंस क्या है, यहां पे आपको सोचना है कि क्या ऐसी कंडीशंस बनती है जो इस कॉन्सेप्ट को जो है जस्टिफाई करा दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, चूज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपने अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन इन द बोरियल क्लाइमेट। अब बोरियल क्लाइमेट ध्यान देना, जो साइबेरियन क्लाइमेट होता है, टैगा क्लाइमेट होता है, दैट इज योर बोरियल क्लाइमेट। तो बेसिकली क्वेश्चन कहता है उनकी नेचुरल वेजिटेशन से जुड़े हुए करेक्ट स्टेटमेंट्स आपने ढूंढने। पहला ऑप्शन क्या है, यहां पे प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। दूसरा, यहां जो सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, यानी जो सिंगल कंटिन्यूअसली कॉनिफेरस फॉरेस्ट माना जाता है, वो टैगा है साइबेरिया में। और तीसरा, जो कॉनिफेरस बेल्ट्स हैं यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका की, वो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज हैं ऑफ द सॉफ्टवुड इन द वर्ल्ड। तो यहां पे आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए एंड आपके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगर मैं आपको बोरियल क्लाइमेट या साइबेरियन क्लाइमेट दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो डार्क कलर वाले रीजन्स हैं ये हैं, और रादर हम जब भी साइबेरिया की बात होगी ना तो रशिया का जो एशियन पार्ट है वो साइबेरिया कहलाता है। तो आप देखो ये जितने रीजन्स हैं ये तो डेफिनेटली दे सो क्लोज टू द पोल्स, राइट। ये आर्कटिक सर्कल के कितना क्लोज है, टेम्परेचर आप सोचो यहाँ कितना कम होगा, क्यों? क्योंकि सन की इंसुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा क्या होंगी, स्लांटिंग होंगी, राइट। तो अल्टीमेटली जो आपकी सोचने वाली यहाँ पे चीज है, या मैं आपको बेसिक सी चीज बताऊं तो यहाँ पे बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है, इस वजह से ठंडे रीजन में हमेशा आप देखोगे कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है। कॉनिफेरस मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इनके पत्ते कोनिकल होते हैं। कोनिकल क्यों होते हैं? सो दैट जो है आपकी स्नो ठहरे ना और इजिली जो है नीचे की तरफ आ जाए, राइट। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जहां पे भी स्नो होती है वहां पे आप देखोगे घरों की छतें फ्लैट नहीं होती यहां की तरह, राइट। वहां पे घरों की छतें भी आप देखोगे स्लांटिंग होगी, सो दैट स्नो इकट्ठी ना हो। तो यस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो लार्जेस्ट कंटिन्यूअस जो जोन देखा गया है इनका, वो साइबेरिया में देखा गया है, जिसको आप क्या कहते हो, टैगा कहते हो। इसी वजह से इस रीजन को टाइगा क्लाइमेट भी कहते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये आप देखोगे जो यूरेशिया और जो नॉर्थ अमेरिका में ये पूरी बेल्ट है, ये आपकी सॉफ्टवुड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे हम वुड की बात कर रहे हैं तो पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, लंबरिंग बहुत ही ज्यादा इन जोन्स में होता है। तो आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट याद रखना है, टैगा याद रखना है, एंड देयर रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड इन द वर्ल्ड भी याद रखना है। ठीक है जी, चलिए क्विकली जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यूपीएस में पूछा गया। क्वेश्चन पूछता है इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर लगती है कि उसके लिए की जाती होंगी। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आप पॉज करके देखिए तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो यहां पे जो गिव अवे है वो है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए मोनोकल्चर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है एग्रीकल्चर में, कि आपने एक ही फसल बार बार लगा दी है ना, मोनोकल्चर। तो उससे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बार बार वही न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, और रिप्लेनिश जो है उसमें जो है प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनको दोबारा से जो है रीजनरेट करने में न्यूट्रिएंट्स को प्रॉब्लम आती है। तभी तो आप देखते हो कितने सारे फर्टिलाइजर्स यूज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक ही फसल लगाई, सेम मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज हुए, और फिर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया कि जिस जिस चीज की डेफिशिएंसी थी वो चीज हमने कवर कर दी। तो इसी चीज से बचने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम बेस्ड क्रॉप्स लगाई जाती है, सो दैट जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो फिक्स हो सके। बिकॉज लेग्यूम्स का फंक्शन क्या है, आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको उस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में बदलता है जो कि प्लांट्स जो है यूज कर सके। तो ये तो अगर जैसे ही आपको 1 to 4 का पता लगा ना, आपको पता लग गया कि आंसर तो जी डी है। वैसे मैं आपको टेंसियोमीटर यूज भी बता देती हूँ। टेंसियोमीटर क्या होता है, इससे आपको पता लगता है कि मॉइस्चर कितना चाहिए सॉइल को। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें एग्जैक्ट मॉइस्चर पता है कि कितना चाहिए सॉइल को, तो व्हाई विल वी यूज बहुत ज्यादा या बहुत कम, जो हमारे लिए बिल्कुल ऑप्टिमम वैल्यू है उसको हम यूज करेंगे। तो ये सभी चीजें जो है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की तरफ इशारा करती हैं। अब यहाँ पे कभी कभी हम टेंसियोमीटर यूज से ना थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड विदाउट दैट एज वेल। और वर्टिकल फार्मिंग देख लेते हैं। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, आप यहाँ पे देखोगे
सॉइल लेस फार्मिंग होती है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, सॉइल लेस फार्मिंग की तरह होती है ये, राइट। सो बेसिकली ये क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एक ना सेटअप बनाया जाता है। सेटअप में आप देखोगे कि वर्टिकली जो है काफ़ी सारी लेयर्स स्टैक की जाती हैं और उनमें जो है डिफरेंट चीज़ों को उगाया जाता है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है दुनिया में ऐसा तो नहीं कि लैंड ईजिली अवेलेबल है, आपको पता है हम कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कितनी लैंड है जो मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज्ड है। तो हर जगह जो है फॉरेस्ट लगाना जो है, एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटरनली सेटअप बनाया जाता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस में ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं कि वहां पे प्लांट ग्रो हो सके। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया जाता है कि यहाँ पे रादर देन सॉइल आप एक ऐसा मीडियम जो है, एक ऐसा लिक्विड या एक्वा सोल्यूशन का या वाटर में जो है ऐसी चीजें डालते हो, ऐसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हो जिनके पास आके जो है, जिनके अंदर अगर हम प्लांट्स को ग्रो करें तो प्लांट ग्रो कर जाए। तो इवन अब हमारे पास सॉइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ये सोल्यूशन है इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्लांट को जरूरत है। ठीक है, तो ये भी क्यों किया जा रहा है, टू मेक द इंटायर थिंग मोर इको फ्रेंडली। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, diurnal and annual range of temperature are usually highest in the interior of the continents due to continentality, and diurnal and annual range of temperatures are usually least in the oceans. When it says usually, तो usually ये conditions true है, हाँ अगर कोई exceptions है तो वो हम मान के चल रहे हैं। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, हमने ये चीज़ ना पढ़ी भी है, बाय द वे आंसर आपका both 1 and 2, हमने ना ये चीज़ पढ़ी भी है कि जैसे कभी भी अगर हम बात करें लैंड की, है ना, लैंड कितनी जल्दी हीट होता है, कितनी जल्दी जो है ठंडा भी होता है। बाय द वे दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि साल भर में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हुआ, मिनिमम कितना टेम्परेचर हुआ, उसका जो डिफरेंस है। ड्यूरनल क्या होता है कि सुबह में कितना टेम्परेचर हुआ और शाम में कितना टेम्परेचर हुआ, उसका डिफरेंस। तो लैंड में आप समझो, लैंड आपको पता है जितनी जल्दी हीट अप होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, कूल होता है। यानी कि जितनी जल्दी हीट अप होगा, जितनी जल्दी कूल होगा, उनके रेंजेस भी ज्यादा होंगे। हीट हुआ तो बहुत ज्यादा हीट हो गया, कूल हो गया तो बहुत ज्यादा कूल हो गया, तो इनका जो रेंज है, राइट, दिस विल बी अलॉट। यानी कि अगर मैं दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूं तो बहुत ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, राइट। सेम गोज फॉर डे एंड नाइट टेम्परेचर्स एज वेल, राइट। अब ओशंस के साथ क्या होगा, आपको पता है ओशंस पे तो कंटिन्यूसली जो है पानी अवेलेबल है, कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वेपोराइजेशन होनी है, बादल बनने और बारिश होनी है। दैट मीन्स यहाँ पे तो टेम्परेचर वैसे भी बहुत ही साल भर जो है मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट क्यों रहेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो डेफिनेटली ओशंस को हीट होने में भी टाइम लगता है, कूल होने में बहुत टाइम लगता है, प्लस पूरा साल यहाँ पे जो क्या होती रहेगी, बारिशें होती रहेंगी। तभी तो आप कहते हो कि सीज का हमेशा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज यहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि कांस्टेंट रेनफॉल है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। सिमिलरली आप ये भी कहते हो कि जो कोस्टल रीजन्स है वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है। क्यों है, बिकॉज आप देखते हो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, दिन में जो है सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं और रात में लैंड से सी की तरफ। इसलिए आप देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में जो है कैटेगोरिकली बहुत ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ओशन का। इसीलिए आप देखते हो हमेशा कहते हैं कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स है ओशंस में तो लीस्ट होते हैं, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपकी जो है यहाँ पे रेनफॉल हो रही है बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ऑन द कंट्री लैंड्स में आप देखो, लैंड्स में भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है हमने मान लिया कि लैंड बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी कूल होता है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी आप देखोगे मैक्सिमम इंटीरियर ऑफ द आइलैंड्स में होगा। मैक्सिमम इंटीरियर्स में क्यों होगा, क्योंकि अगर हम कोस्ट की बात करें तो वहां पे तो आपका जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस होगा, राइट। कोस्ट की जब भी आप बात करोगे हमेशा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी होगा, बट बाय द टाइम यू गो टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट उस पे मॉडरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, मिनिमल होगा। इस वजह से आप देखोगे कि उनके एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स वैसे भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो यस, जो आपके इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है वहां पे ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है कि ड्यूनल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए दैट वाज ऑल फॉर द डे, और
आई होप कुछ हमने आज नया सीखा है। हर बार यही कोशिश करते हैं कि आपके कंटेंट में, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कुछ जो है हम चीज़ें ऐड कर पाएँ। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय बाय।